स्टार्ट हो। हेलो, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। मैं रोहित आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल टारगेट गुरुकुल पर। साथियों, आपका एलएलबी का एग्जाम बहुत ही नजदीक है, उसके बाद बीएलएलबी का है। ठीक है, एलएलबी के बाद बीएलएलबी का है और उसके बाद आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी एलएलबी का एग्जाम बचेगा। क्या लखनऊ यूनिवर्सिटी एलएलबी का एग्जाम बचेगा? ये वीडियो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं बता नहीं सकता, क्योंकि अगर आपका जो यूनिवर्सिटी में एग्जाम आएगा उसमें वेटेज मान लो 30% इंडियन पॉलिटी का होगा। किसका? इंडियन पॉलिटी का होगा मेरे भाई। इंडियन पॉलिटी का होगा तो इंडियन पॉलिटी में सबसे ज्यादा जो आपसे पूछा जाता है आर्टिकल और अमेंडमेंट पूछा जाता है। जैसे आपको पता है कि मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी जिसका नाम रामबाण रख दिया, उसमें मैंने हर एक सब्जेक्ट के आपके वीडियोस प्रोवाइड कराए। हिंदी हो, इंग्लिश हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, एंशिएंट हो, जो भी सब्जेक्ट है उन सबका आपको वहां पर मैंने क्या करवाया, सिलेबस को प्रोवाइड करवाया हुआ है। ठीक है, वहां पर मैम की वीडियोस को भी ऐड कर दिया गया। तो नाम क्या है? रामबाण। आप जब जाएंगे बीए बीएलएलबी के नाम से रामबाण सीरीज है, उसको फॉलो करना है। साथ ही कुछ फ्री कंटेंट भी दिया गया है आपके टेलीग्राम चैनल पर, वो आप लोग देख चुके हैं। आइए, कल वाली वीडियो में कुछ अधूरे रह गए तो उनको ही दोबारा से करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे कल हम वीडियो में, तो मेरे भाई सुप्रीम कोर्ट से आपसे प्रश्न बहुत पूछे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सबसे ज्यादा एज वाला प्रश्न आता है मेरे भाई। तो एज वाला क्या होता है कि एज इनमें मिनिमम एज नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए कोई मिनिमम एज का क्राइटेरिया नहीं है। क्या मिनिमम एज का क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन रिटायरमेंट एज का क्राइटेरिया है मेरे भाई। रिटायरमेंट की एज का क्राइटेरिया वो क्या है? रिटायरमेंट एज का 65 ईयर का होते ही रिटायर कर दिया जाता है। क्या 65 ईयर का होते ही रिटायर कर दिया जाता है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति जज बन सकता है जिसके पास लॉ की डिग्री ना हो? तो मेरे भाई बिल्कुल बन सकता है। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि वो व्यक्ति उस फील्ड में अच्छा वर्क करता है, उसे अच्छी जानकारियां हैं, तो उस व्यक्ति को जज बनाया जा सकता है। तो याद रखना कैसे रेशियो सर? 34 जजेस हैं, जिसमें से 33+1 है। डीवाई चंद्रचूड़ इस समय कौन है? चीफ जस्टिस है, यानी कि सीजीआई है भारत के। कौन है? सीजीआई है। एक ऐसे सीजीआई है जो भारत के राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं, तो उनका नाम याद रखना, हिदायतुल्लाह। हम इंपोर्टेंट आर्टिकल्स की बात कर रहे थे। इंपोर्टेंट आर्टिकल्स में यहाँ पर एक इंपोर्टेंट आर्टिकल आपको नजर आ रहा हो मेरे भाई। सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है यहाँ पर 148, आर्टिकल 148 मेरे भाई याद रखना। कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के महालेखा नियंत्रक, यानी कि जो जितना भी खाते होते हैं, जितने भी अकाउंट्स होते हैं गवर्नमेंट के, उनको ऑडिट करने का जो काम होता है, ऑडिट करने का जो काम होता है वो इनका होता है। किनका होता है? महालेखा परीक्षक। आप जल्दी से बताइए कि कौन है इस समय पर पद पर? कौन है? जल्दी बताइए पद पर कौन है, और इनका जो रिटायरमेंट का क्राइटेरिया क्या होता है मेरे भाई, वो जरूर आपको एक बार देख लेना है। महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आता है मेरे भाई आर्टिकल 148। वहीं पर अब नीचे लिखा है गवर्नर। सर गवर्नर की बात आई तो सर इनके बारे में भी कुछ बताएंगे भाई। इनको अपॉइंट करने का तो है, अपॉइंट कौन करता है? तो याद रखना मेरे भाई, राष्ट्रपति करता है। जितने भी बड़े बड़े पद उन पर राष्ट्रपति अपॉइंट करता है, और राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं कौन? उपराष्ट्रपति। ये भी बातें याद रखना। उपराष्ट्रपति कौन है? तो याद रखना धनखड़ जी है। कौन है? धनखड़ है। ठीक है मेरे भाई, याद रखना। यहाँ पर गवर्नर की बात है मेरे भाई, गवर्नर की याद रखना। यहाँ पर एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, पहली महिला गवर्नर पूछी जा सकती है। तो पहली महिला गवर्नर थी सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। कौन? सरोजिनी नायडू। इनका नाम आपने सुना होगा, इनको भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना सरोजिनी नायडू। और भारत की पहली राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रहने वाली महिला भी सरोजिनी नायडू। तो मैंने बोला भारत की, अगर यहीं पर आपसे पूछ लिया कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट का नाम आता है। ठीक है, कांग्रेस से प्रश्न आते हैं मेरे भाई, तो जरूर आप जो वीडियोस वहां पे डले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के प्लेलिस्ट के अंदर, जरूर देख के जाना। कांग्रेस से प्रश्न जरूर आएंगे। तो गवर्नर की जो एज का वाली बात आती है मेरे भाई, एज कितनी होती है जरा छाप दी कमेंट बॉक्स में। एज कितनी होती है? यहाँ पर आपको सीएम की एज याद रखना, पीएम की एज याद रखना बनने के लिए, राज्यसभा का सांसद बनने के लिए, लोकसभा का सांसद। लोकसभा के लिए 25 वर्ष चाहिए होती है, पीएम के लिए भी 25 और सीएम के लिए भी 25, राज्यसभा के लिए 30, प्रेसिडेंट के लिए कितनी होती है? 35 वर्ष। ठीक है, प्रेसिडेंट के लिए कितनी होती है? 35 वर्ष। याद रखना मेरे भाई। यहाँ पर जो है गवर्नर स्टेट के लिए होता है। बिल्कुल मेरे भाई, एक चीज याद रखना, इनको अपॉइंट करने का क्राइटेरिया होता है, लेकिन हटाने का कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता है। ये भी चीज याद रखना। राज्यों के गवर्नर के बारे में याद रखना, जैसे कि भारत में जो आप लोग यूपी गवर्नमेंट के, वो मतलब यूपी के अंदर जो कॉलेज आते हैं डीडीयू और एलयू, उनकी तैयारी कर रहे हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, तो ये यूपी के अंदर आते हैं। तो मेरे भाई याद रखना, यूपी की इस समय गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल है। ठीक, और सीएम कौन है? तो योगी आदित्यनाथ जी है। ठीक है, तो ये नाम भी आपको याद रखने। स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर उनके बारे में बात है, तो मेरे भाई मैंने आपको बता दिया है कि मिनिस्टर्स कैसे चुने जाते हैं, वो चीजें आपको ज्यादा डिस्कस नहीं करनी, क्योंकि आप लॉ का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपसे लॉ फील्ड से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाएंगे। किससे जुड़े हुए? लॉ से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाएंगे। जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा मैं वही कराऊंगा। जैसे यहाँ पर एक मनी बिल वाली बात है, तो मेरे भाई वित्तीय बिल के बारे में आपको बता चुका हूँ, आर्टिकल 110 है। इसके बारे में आपसे पूछा था कि राज्यसभा या लोकसभा में किसमें बिल को पेश किया जाता है,
तो भाई याद रखना, लोकसभा इस बिल को पेश करती है, राज्यसभा में इसको 14 दिन तक रखने की अनुमति होती है, 14 दिन बाद इसको ऑटोमेटिक पास माना जाता है, याद रखना। तो इस बिल में राज्यसभा के पास कोई भी पावर नहीं होती है, ठीक है। अगर ये बिल पर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आपको पता है 108 में क्या होता है, एक आपने सुना होगा ज्वाइंट सिटिंग, तो ज्वाइंट सिटिंग जैसा एक शब्द होता है, अगर कोई बिल में कोई दिक्कत होती है तो वो आई थी। ये बात आपसे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछेगा। यहाँ पर एक शब्द लिखा दिख रहा होगा हाई कोर्ट, इसको बोलते हैं उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय। क्या बोलते हैं? उच्च न्यायालय मेरे भाई, क्या बोलते हैं? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय से प्रश्न क्या आएगा सर? वही एज वाला प्रश्न हर जगह घूम रहा है मेरे भाई, एज वाला प्रश्न आएगा। तो आप याद रखना, मिनिमम एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया है सर। मैक्सिमम कितनी है? 62 वर्ष ईयर पर ये लोग क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं। क्या होते हैं? 62 वर्ष की उम्र पर ये लोग रिटायर हो जाते हैं मेरे भाई। कितनी एज पर सर? 62 वर्ष की उम्र पर ये लोग रिटायर हो जाते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं सर। क्या सर एक राज्य, वो एक हाईकोर्ट जो है वो 2 राज्यों का हो सकता है? तो मेरे भाई 2 या 2 से अधिक राज्यों का हाईकोर्ट हो सकता है। यहाँ पर एक आर्टिकल है, वो आपको दिखाई दे रहा होगा, वो एक आर्टिकल आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लिखा होगा, देखिए यहाँ पे लिखा ना, आर्टिकल 231। आर्टिकल 231 कहता है कि इस्टेब्लिशमेंट द कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट, यानी कि 2 या 2 से अधिक स्टेटों के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। तो याद रखना भाई, यूपी का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ है? तो इलाहाबाद के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट है, ठीक है। इलाहाबाद में हाई कोर्ट है, इसकी लखनऊ खंडपीठ भी है, ठीक है। तो ये चीज आपसे पूछी जाती है मेरे भाई, याद रखना। और ये भी याद रखना, कॉमन हाई कोर्ट किन किन राज्यों में है, जो ऑलरेडी मैं आपको अपनी क्लासेस के अंदर करा चुका हूँ। बार बार एक ही चीज को रिपीट करना मेरी आदत नहीं है, ना मैं करने का कोशिश काम करता हूँ। आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में जो रिट जारी होती है मेरे भाई, आर्टिकल 32 के तहत होती है। आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी होती है, 5 प्रकार की रिट जारी होती है, ठीक है। कौन सी थी? हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सैरिटरी, प्रोहिबिशन और क्यू वारंटो। ये 5 प्रकार की रिट जारी होती हैं, आपको मैंने ये बताया था। और आर्टिकल 226 में भी इसी प्रकार की रिट जारी होती है, हाई कोर्ट जारी करता है। तो वो हाई कोर्ट के पास रिट जारी करने की पावर होती है। और ये 2 प्रकार की रिट जारी करता है, एक लीगल रिट जारी करता है, एक फंडामेंटल रिट जारी करता है। तो याद रखना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल रिट ही जारी करता है, जो आपने देखा था आर्टिकल 32 को। इसीलिए B.R. अम्बेडकर जी ने हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। तो हाई कोर्ट से जुड़े हुए प्रश्न कुछ इस प्रकार आपसे पूछे जाएंगे, वो आर्टिकल आप देख पाएंगे। अगर आप ये PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं मेरे भाई, तो आप लोग जो हमारा टेलीग्राम है वहां पर डेली क्विज हो रही है। अगर आप लोग ये टेलीग्राम के मटेरियल को भी फॉलो कर लोगे तब भी आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। ये टीम रोहित तंवर के नाम से जो टेलीग्राम है, वहाँ पर काफी फ्री मटेरियल अवेलेबल, और रात को 10 PM पर यहाँ पर क्विज भी चलाई जा रही है, जिसको ज्वाइन कर आप लोग आनंद ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई का अनुमानित कर सकते हैं। यहाँ पर टेस्ट के माध्यम से आपको क्विज कराई जाती है डेली 25 से 30 प्रश्न में। सबऑर्डिनेट कोर्ट, इन सब के बारे में मैं नहीं बताऊंगा। सबऑर्डिनेट कोर्ट वगैरह जो भी गांव वगैरह के होते हैं, उनमें आप लोगों को ये आर्टिकल्स जरूर पढ़ लेने मेरे भाई। जो आर्टिकल्स आपको बताए जा रहे हैं वो आर्टिकल्स आपको जरूर पढ़ने, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज, इनके बारे में पता चल गया। पंचायत के बारे में आपसे प्रश्न पूछ सकता है मेरे भाई, पंचायत के बारे में आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो पंचायत के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? 3 टायर जो कमेटी है, मतलब 3 प्रकार की जो कमेटी होती है, 3 टायर कमेटी बलवंत राय मेहता कमेटी ने बनाई थी। किसने? बलवंत राय मेहता कमेटी। यहीं पर 2 टायर कमेटी है सर, 2 टायर कमेटी है तो अशोक मेहता कमेटी। कौन सी? अशोक मेहता। तो याद रखना AMI मतलब अशोक मेहता यानी कि 2, तो 2 टायर, VR और M मतलब 3 शब्द आ रहे हैं, तो मतलब 3 टायर कमेटी। 3 टायर का मतलब सर पहले जिला पंचायत, फिर ब्लॉक पंचायत, फिर उसके बाद ग्राम पंचायत। तो आपने देखा होगा जिला पंचायत वाले गाना भी चलता है भोजपुरी में, तो आपने देखा होगा कितने रतिया के 1-1 बजे कहाँ से आवत है, तो कहते हैं जिला पंचायत का इलेक्शन लड़ना है, तो वो वाला एक गाना भी मुझे याद नहीं आ रहा, देख लेना आपको, ठीक है। तो जिला वो क्या कहते हैं, ग्राम पंचायत होगी, वो कौन सा आर्टिकल बात करते? तो आर्टिकल 243A बात करता है। फिर B, तो याद रखना A से लेकर के O तक आर्टिकल चलते हैं। 243A से लेकर के O तक आर्टिकल जो चलते हैं वो किसके? ग्राम पंचायत के आर्टिकल से, ठीक है। जो इंपोर्टेंट आर्टिकल्स है वो आप लोग यहाँ से पढ़ लेंगे। कंपोजिशन ऑफ, मतलब कैसे ग्राम पंचायत बनेगी, आर्टिकल C बोलता है। रिजर्वेशन ऑफ सीटेस, आपको यहाँ पता होना चाहिए कि रिजर्वेशन जो होता है वो सीटेस का 243D में है कि महिला आरक्षण आएगा या फिर पुरुष आरक्षण आएगा। ये सीटों का रिजर्वेशन है, वो हर 5 साल में बदलता रहता है ग्राम पंचायत के अंदर। इसको ग्रास रूट वो कहते हैं। और याद रखना, ग्राम पंचायत के लिए जो अमेंडमेंट है वो कौन सा है? 73वां अमेंडमेंट एक्ट 1991 है शायद, ठीक है, 1991 है। और पहली जो ग्राम पंचायत बनने वाला शहर था नागौर, राजस्थान। कौन सा? नागौर, राजस्थान, ठीक है, ग्राम पंचायत में बनने में, ठीक है। यहाँ पर म्यूनसिपैलिटी का, तो मेरे भाई म्यूनसिपैलिटी का याद रखना, जो लोग शहर में रहते हैं उनको नगर निकाय बोलते हैं, ठीक है, नगर निगम और नगर निकाय। वहां पर आपने देखा होगा, तो इनके लिए एक अमेंडमेंट हुआ था, 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 था। कौन सा? 1992 था, याद रखना। यहाँ तक L तक है, ठीक है, याद रखें। एप्लीकेबल ऑन ऑडिट, ये सब आपने देख लिया।
चलिए, यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो आपको देखनी चाहिए। तो यहाँ पर भी वही सेम है, म्यूनसिपैलिटी के अंदर आप लोग याद रखेंगे, म्यूनसिपैलिटी के अंदर जो चीजें हैं वो आप चीजें ऐसे याद कर लेना। किसका सर? स्टूडेंट है क्या? तो याद रखना मेरे भाई, ये क्या है कि म्यूनसिपैलिटीज की चीजें हैं, वो म्यूनसिपैलिटीज के अंदर आपने देखा होगा वार्ड वगैरह होते हैं, जो आपने चीजें देखनी नहीं। ये खास प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि आप लॉ की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आपसे आते हैं तो अमेंडमेंट आएंगे, जो मैंने आपको इंपोर्टेंट अमेंडमेंट लिखा हुआ है। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो मेरे भाई जरूर देख लेना, उसमें थोड़ी बहुत ये कि उसकी जो चीजें हैं आपको दिखाई कम दे रही, सुनाई कम दे रही, तो भाई थोड़ा सा मैनेज कर लेना। अगर आपको लगता है तो ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो टेलीग्राम बताया वहां पे ये मिल जाएगी मेरे भाई, ठीक है। जो पीडीएफ बताइए आपको वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। ये सेंटर स्टेट रिलेशन है मेरे भाई, याद रखना। सेंटर स्टेट के लिए जो कमीशन था, कमीशन आपसे पूछ सकता है, तो मैंने कमीशन और कमेटी की वीडियो जो ऑलरेडी थी वो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पर पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड कराया हुआ है। तो मेरे टेलीग्राम को ऊपर से नीचे तक स्क्रॉल जरूर कर लिया करें दिन में एक बार। दोनों को, सफलता जो है, सफलता नाम का एक बैच है, उसको ज्वाइन कर लिया हुआ टेलीग्राम पे, ऐसे सर्च करना सफलता, ठीक है। तो सफलता नाम, टारगेट क्या है नाम यार, देख के बता देंगे आप। पहले ये टीम वाला ज्वाइन करना, वहां पे उसकी लिंक डाल देंगे, वहां से वहां पहुंच जाओगे आप लोग। ये पेड वाला है इसलिए, ठीक। ये इंपोर्टेंट आर्टिकल्स नहीं इसलिए नहीं बता रहा, इसमें से इंपोर्टेंट आर्टिकल इमरजेंसी वाले हैं तो वो बताते हैं आपको। सेंटर स्टेट फाइनेंशियली रिलेशन ये भी देख लेना, लेकिन ये पूछे नहीं जाएंगे आपसे। अगर पूछे जाते तो भाई देख के जाना। जो इंपोर्टेंट आर्टिकल्स मुझे इस समय लगेंगे, यहाँ पर एक आपको दिख रहा होगा 300A, जो मैंने आपको अभी शुरुआत में बताया था कि फंडामेंटल राइट पहले 7 हुआ करते थे, फिर एक हट गया था, राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति का अधिकार जो था, संपत्ति का जो अधिकार था वो मेरे भाई समाप्त हो गया था, संपत्ति का अधिकार। तो कब हुआ था समाप्त? 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में समाप्त हुआ था। उसको 300A में रख दिया, किसमें? 300A में रख दिया, ठीक है। तो ये चीज आप लोग जरूर याद रखनी है। ट्रेड एंड कॉमर्स राइट एंड लिबर्टीज, ये भी नहीं आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, ये भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब मुझे यहाँ पर जो इंपोर्टेंट आर्टिकल जो सबसे अच्छा लगता है मुझे, वो आपसे ये लगता है, देखो इलेक्शन से आ सकता है मेरे भाई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पूछ सकता है, कब गठन हुआ और कौन इसके अध्यक्ष हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जरूर आपको याद रखना है, ईसीआई के बारे में। और आर्टिकल 324 क्या कहता है कि डायरेक्शन एंड कंट्रोल द इलेक्शंस वेस्टेड द इलेक्शन, मतलब इलेक्शन कराने का जो तरीका होता है इलेक्शन कमीशन का, वो आर्टिकल 224 के अंदर लिखा हुआ है। और ये आर्टिकल पूछा भी गया, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर हाईलाइट करके इसको दिखाया है। स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड, ये भी कोई इंपोर्टेंट आर्टिकल नहीं दिख रहा मुझे। ये वैसे एंग्लो इंडियंस वाला आपसे पूछा जाता है, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, ये वाला पूछा जाता है, इसको आप लोग जरूर देखेंगे, ठीक है। अब कह रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं सर सारी चीजें क्यों नहीं बता रहे। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं तो याद रखना, भाग जो वो 22 भाषाएं, कौन है? 8वें शेड्यूल में 22 भाषा दी है। पार्ट 10 जो आपका है भाई मेरे, पार्ट 10 जो आपका है वो किससे रिलेटेड है? एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कि दल बदल से रिलेटेड है। और दल बदल वाला अमेंडमेंट कब हुआ था मेरे भाई, एक बार ये जरूर बता दो। दल बदल वाला जो अमेंडमेंट है वो कब हुआ था, जरूर मुझे बता दो। ऑफिशियल लैंग्वेज की मेरी भाई बात आती है, ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं हम लोग कि ऑफिशियल लैंग्वेज सर क्या थी। तो मेरे भाई याद रखना, जो ऑफिशियल लैंग्वेज की जो बात होती है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज के जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल 243 है कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी यूनियन की। लेकिन भारत की आया था कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। कोड में कौन सी लैंग्वेज चलेगी, इसका भी एक आर्टिकल है। लेकिन इसमें सबसे इंपोर्टेंट जो आर्टिकल मेरे भाई वो कौन सा, मैं आपको अभी यहाँ पे लिखा देता हूँ, जल्दी से लिख लेना मेरे भाई। इमरजेंसी प्रोविजन एक बार चेक कर लेते हैं। अब इमरजेंसी प्रोविजन आपको पता है कि 3 प्रकार के इमरजेंसी प्रोविजन होता है। आर्टिकल 352 में आपकी राष्ट्रीय आपातकाल होता है, यानी कि नेशनल इमरजेंसी होती है। आर्टिकल 355 आपने देखा होगा, ड्यूटी ऑफ द यूनियन प्रोटेक्ट द स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल, सॉरी एक मिनट रुका, यस देखिए अभी ये वाला अमेंडमेंट लगा हुआ था, अभी देश के अंदर ये अमेंडमेंट लग गया था। अभी देखिए, एग्रेशंस एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस, अगर ऐसा लगता है कि राज्य या स्टेट के अंदर कहीं पर इंटरनल एक्सटर्नल एग्रेशन चल रहा है तो वहां पर आर्टिकल 355 को इम्प्लीमेंट किया जाता है। लेकिन आपने ये 3 मेजर क्या कहते हैं पढ़ी होंगी। 352 में आपकी क्या है, नेशनल इमरजेंसी है, और 356 में आपकी क्या है, क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि प्रेसिडेंट रूल है, और 360 में आपका क्या, फाइनेंशियल इमरजेंसी है। लेकिन यहाँ पर एक 359 है और 358 है और 355 है, इनके बारे में आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन ये सबसे इंपोर्टेंट है। सस्पेंशन ऑफ प्रोविजंस आर्टिकल 19 ड्यूरिंग द इमरजेंसी, आपको पता है इमरजेंसी के टाइम पर आर्टिकल 19 को छीन लिया जाता है। क्यों? बोलने का जो अधिकार होता है मेरे भाई उसको हटा दिया जाता है, वो आर्टिकल 358 के अंदर आता है। कौन सा आर्टिकल? 358 के अंदर है। अब आपसे डायरेक्ट नहीं पूछता, केवल ये 3 आर्टिकल सबको रटे हुए हैं, ये आर्टिकल्स नहीं पूछेगा, स्पेशल आर्टिकल, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख के रखे। यहाँ पर आपको एक आर्टिकल दिख रहा होगा, कौन सा, यहाँ पे देखो ये लिखा है, सस्पेंशन ऑफ इन्फोर्समेंट एंड फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द इमरजेंसी, आर्टिकल 359A, कौन सा 359A, एप्लीकेबल ऑफ दिस पार्ट ऑफ द स्टेट पंजाब रिपील्ड। तो इसके लिए पंजाब, ये वाला आप याद रखेंगे,
अब यहाँ पर एक आर्टिकल क्या 355 आर्टिकल आपका भी कहाँ पे लगा था, मिजोरम, क्या लगा था, कहाँ लगा था भाई, कहाँ लगा था 355। अभी यहाँ पर जो हिंसा चल रही है, यहाँ पर जलाई जा रही है, क्या कौन सा राज्य हो जो राज्य जल रहा है सर, कौन सा राज्य हो, जो नॉर्थ ईस्ट का जो राज्य है जहाँ पर दंगे चल रहे हैं ट्राइब्स में आपस में, कौन सा राज्य, नहीं यार एक मिनट में भूल रहा हूँ, रिकॉल नहीं कर पा रहा एम से नाम उसका, ठीक है आप लोग देख लेने को। मिजोरम तो नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, मेघालय मिजोरम है शायद, देख लेना आप लोग जो भी राज्य है। तो वहाँ पर 355 आर्टिकल लगा हुआ था, ठीक है। वहाँ के जो प्लेयर हैं यार, वो जिन्होंने वो ट्वीट किया था उसके बाद आपको बवाल देखा ही होगा आप लोगों ने, वो चीज आप लोग एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। तो ये आर्टिकल आपसे पूछा जाएगा 356। अब मिसलेनियस में भाई मैंने आपको यहाँ पर फाइनेंशियल इमरजेंसी बताई, फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक भारत के अंदर कभी भी लगी नहीं है। एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कौन सा राज्य, अगर मान लो मुझे नहीं आ रहा लेकिन दूसरे लोगों को पता चल जाना चाहिए कि कौन सा राज्य, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे सर को नहीं आता, तो सर को वास्तव में नहीं आ रहा है, तो इसीलिए मजाक नहीं कर रहा हूँ, मजाक में करता भी नहीं। ये फाइनेंस इमरजेंसी आता भारत के अंदर कभी लगी नहीं है, ये जरूर याद रखना, ठीक है। हाँ ये सबसे इंपोर्टेंट आर्टिकल मेरे भाई, कौन सा, ये आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 के तहत ही हम संविधान में अमेंडमेंट करते हैं, किसके संविधान में अमेंडमेंट करते हैं। और संविधान में अमेंडमेंट करने के लिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों से बिल को पास कराना होता है सिंपल मेजोरिटी के साथ में, ठीक है। कौन सी सिंपल मेजोरिटी, और ये मेजोरिटी आपने पढ़ी होंगी ऑलरेडी, ठीक है। तो ये हमारे कुछ हैं। बाकी आप लोग यूनियन टेरिटरीज किसकी में अलग अलग इनको दिया गया प्रावधान, आपने 370 सुना होगा, जम्मू एंड कश्मीर का जिसको अब समाप्त कर दिया गया है। उसी प्रकार नागालैंड को भी दिया गया है, तेलंगाना को भी दिया गया है, तो इन सबके भी याद रखना मेरे भाई। आंध्र प्रदेश आपको पता है भाषाई आधार पर बनाया हुआ राज्य है, ठीक है। तो मिजोरम जैसा राज्य था वो, जिसकी बात हम लोग कर रहे थे, ठीक है। और गोवा के बारे में आपको पता है, गोवा किस ऑपरेशन से हमने आजाद कराया था गोवा को, ये जरूर बताएं, गोवा को हमने किस ऑपरेशन से आजाद कराया था, ऑपरेशन कौन सा चलाया था जिससे हमने गोवा को आजाद कराया था। तो मेरे भाई आपको मैंने इस वीडियो के माध्यम से ये सारी चीजें बताई हैं। अगर आपको ये समझ आता है तो मेरे भाई जरूर मुझे बताएं। और ये इंपोर्टेंट अमेंडमेंट हैं, ये भी आपको मिल जाएंगे, वैसे ऑलरेडी मैं चैनल पर पढ़ा चुका हूँ, आप सर्च करिए इंपोर्टेंट अमेंडमेंट, ठीक है, इंपोर्टेंट अमेंडमेंट, तो भी आपको ये मिल जाएगी वीडियो। वैसे मैंने उस प्लेलिस्ट के अंदर ऐड करके रखा है, अगर आप चाहेंगे तो ये प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी और आप यहाँ से इंपोर्टेंट अमेंडमेंट दे सकते हैं। जो हम सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी की बात कर रहे थे मेरे भाई, वो यहाँ पर लिखी हुई है, अच्छे तरीके से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको ये चीजें पसंद आती है मेरे भाई, लाइक करना इस वीडियो को, ठीक है, लाइक करना इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना है चैनल को, साथ में प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करना है, इंस्टाग्राम टेलीग्राम जो भी आईडी बताई गई उन पर जरूर जुड़ना है, क्योंकि फ्री मटेरियल वहां पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। कुछ लोग कहेंगे अमेंडमेंट करा दीजिए, तो मेरे भाई ऑलरेडी अमेंडमेंट हो चुका है, उसको मैं उसमें लिंक अभी पिन कर देता हूँ और ऐड कर देता हूँ, तो आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाएंगी। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। अगर आपको लगता है कि आपकी फील्ड में मेहनत की जा रही है तो मेरे भाई सपोर्ट जरूर करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।